हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CHSL के जो मैथ्स के शिफ्ट्स थे वो स्टार्ट करेंगे। CHSL एग्जाम के SSC CHSL के। तो इसके अंदर मैं स्टार्ट कर रही हूँ 12 नवंबर का सेकंड शिफ्ट से। मेरे पास इसका फर्स्ट शिफ्ट का मतलब PDF नहीं है, क्वेश्चन PDF अवेलेबल। अगर आप में से किसी के भी पास है तो आप मुझे 12 नवंबर का फर्स्ट मैथ्स सेक्शन का शिफ्ट आप लोग प्लीज़ मुझे मेल कर देना, ठीक है। सो मेरे पास जो भी PDFs अवेलेबल है मैं उसी से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आज 12 नवंबर का सेकंड शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें दे रखा है, एक आइडेंटिटी दे रखी है। या आइडेंटिटी आपने देखी होगी, x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर + 2xy yz प्लस में zx, ठीक है। तो बस वही दे रखा है, x + y + z 0 दे रखा है, इसको स्क्वायर भी करोगे तो 0 रहेगा। और ये दे रखा है हमें 32 प्लस में 2। ये मैं पूरा मेंशन नहीं करती, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। इसी का हमसे पूछा है वैल्यू xy + yz + zx। तो ये 32 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 32 = टू में 2 और ये ब्रैकेट, देन इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, xy + yz + zx का माइनस का 16। बेसिक एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इसके अंदर पुट होनी थी। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ABC ने क्या करा है, इन्वेस्ट करा है एक बिजनेस के अंदर। अभी देखो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल में होता है, कैपिटल इंटू में टाइम। अगर आप कैपिटल इंटू टाइम करके उसे रेशियो में कन्वर्ट कर दो तो वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ABC 3 पार्टनर्स थे और उनका जो कैपिटल शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 2:3:4। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद की वो बात कर रहा है। ए ने क्या कर दिया, अपनी इंक्रीज कर दी कैपिटल 50% से। पहले उसका कैपिटल था 2, अब अगर वो 50% से इंक्रीज करेगा तो नेट इंक्रीज कितना आएगा, 150% का, ठीक है। तो कर देते हैं 5 2 5 3। तो जो उसकी कैपिटल थी वो 2 से बढ़ के कितनी हो गई, 3 हो गई। लेकिन 6 महीने तक उसका कैपिटल कितना चला था, ये चला था। अब देखते हैं, एंड में ये देख लेना जरूरी होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो 1 साल के बाद बटेगा या 2 साल के बाद बटेगा। अब वो कह रहा है एट द एंड ऑफ 2 years। 2 years का मतलब क्या हुआ, ये चलेगा काम पूरे 24 मंथ तक। तो 6 महीने तो ये चला उसका कैपिटल और बाकी के 18 महीने कैपिटल उसका ये चला, ठीक है। वो क्या कह रहा है, ठीक है। और बाकी सबका कैपिटल क्या चलेगा, यही चलेगा, ठीक है ना। बाकी ने तो कुछ भी चेंजेस नहीं करे। और एंड में प्रॉफिट कितना दिखाया, 90%, 90,000 सॉरी। तो हमें बताना है ए का शेयर कितना होगा, ठीक है। तो 6 1 6, 6 3 18, 6 4 और ये हो जाएगा 6 4। इसको प्लस कर देते हैं, 9 10 11, 11:2 में 3 4 12, 2 में 4 4 16, ठीक है। तो ये कितना था, टोटल प्रॉफिट था 90,000 डिवाइडेड बाय, इस रेशियो से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 39 मल्टीप्लाई बाय, हमें किसका शेयर बताना है, ए का प्रॉफिट बताना है। तो ए का कितना है 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 3 1 3 3 9, ये हो जाएगा 30,000। तो ये हो जाएगा 33,100 और डिवाइडेड बाय 13। तो 13 2 26, 13 2 26, यहाँ पे 7 बचेगा और देन 13 5 65। तो देखो 25 के अंदर सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहा है। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 25,384। अब देखिए अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूं, कॉज ए मैं एक वो बना देती हूं, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे कॉज ए कितना है 12/13, तो कॉज क्या होता है, ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर ये है 12 13 तो ये परपेंडिकुलर इसका कितना हो जाएगा, 5। एक ट्रिपलेट होता है ना, 5 12 13, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कॉज की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 12/13, तो इसी के अंदर साइन ए का मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगा, 5/13। मैं सिर्फ वैल्यूज निकाल रही हूं इसके अंदर। अब देखो दूसरा मैंने एक बनाया, इसके अंदर साइन बी, अगर मेरे पास साइन बी का वैल्यू कितना है 5/13, तो ये क्या होगा 12, ठीक है ना, ट्रिपलेट है अगेन। तो मेरे पास साइन बी का वैल्यू कितना है 5/13, तो कॉस बी का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनिस, 12/13।
13। तो बस हमें ये वैल्यू बतानी है, साइन ए कॉस बी। साइन ए मेरे पास क्या है 5/13, इंटू में कॉस बी है 12/13, प्लस में कॉस ए कितना है 12/13, इंटू में साइन बी कितना है 5/13। तो ये हो जाएगा 60/169, प्लस में 60/169, तो हो जाएगा 120/169। फाइनल आंसर विल बी 120/169। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक वेंडर ने, एक विक्रेता ने 10 सेब खरीदे कितने का 120 का, तो एक खरीदा हुआ कितने का 12 का, और बेच दिए 8 सेब बेचे 100 रुपए के। ये तो कॉस्ट प्राइस की बात हो रही थी। अब सेलिंग प्राइस की बात करूं तो एक सेब उसने कितने का बेचा 12.5 रुपीज का, ठीक है ना, 12.5 रुपए का। तो हमसे पूछा जा रहा है उसका प्रॉफिट और लॉस। तो अब लॉस तो हुआ नहीं, प्रॉफिट हुआ है कितने का 0.5/12 इंटू में 100, ये डेसिमल हटाने का, ठीक है ना। देन 2 6 2 5 25 को 6 से करेंगे तो 6 4 24, 4.17% का उसे क्या रहेगा प्रॉफिट रहेगा। अब देखो वो क्या कह रहा है, ए और बी जो है उनके पास मिला के 9,000 रुपए हैं। अब वो क्या कह रहा है, इफ 4/11 ऑफ ए, ऑफ जहां पे भी हो, ऑफ हो, का, की, के हो, अगर हिंदी की बात करें की है और इसके अंदर क्या है ऑफ है, इसको हटा के हमेशा क्या लगता है मल्टीप्लीकेशन का साइन लगता है। तो ए का 4/11 किसके बराबर है बी के 3/5 के बराबर है। तो देखो इसको रेशियो में कर देते हैं। अगर मैं ए बाय बी का रेशियो निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 33/11 3 और 4 5 20। तो ए के पास इस 90,000 में से 33 यूनिट अमाउंट है और बी के पास है 20 यूनिट। तो हमें बताना है ए के पास कितना है। तो देखो 9,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो 53 और ए का बताना है, ए के पास कितना है 33। तो ये हम इसको 53 से करेंगे। तो देखो इसको डिवाइड करना है हमें 53 से, है ना, जस्ट अ सेकेंड। तो ये न्यूमरेटर तो देखो क्या हो जाएगा 297 1 2 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 53। अगर आप इसे 53 से डिवाइड करने जाओगे तो देखो ये वाली टर्म देखो 5 और ये देखो 29। अगर मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं 5 से तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, 25 इससे छोटा है। और अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं किससे 6 से तो ये हो जाएगा 30। तो 30 इससे ज्यादा, मतलब 30 क्या हो जाएगा इससे बड़ा हो जाएगा। तो समहाउ जो आपका नंबर स्टार्ट होगा वो 5 से ही होगा। तो अगर आप इसको मतलब स्टार्ट करोगे, डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट टर्म 5 ही आएगा। तो फर्स्ट टर्म 5 एक ही है 5603.8। अगर देखो अगर आपके जो ऑप्शंस होते हैं ना इसके अंदर अगर जो ये फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म आपके बिल्कुल डिफरेंट है तो आप ऐसे अप्रोक्सीमेशन से या मतलब थोड़ा सा ब्रेन कैलकुलेशन से कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर 2 ऑप्शन एक जैसे होते हैं तो आगे तक सॉल्व करना पड़ता है। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, एक अमाउंट क्या हो जाता है डबल हो जाता है, पी से 2p हो जाता है कितने साल में 5 साल में, किसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी इयर्स इट विल टेक टू ग्रो इट 8 टाइम्स, p से 8p होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो ये जो सेकंड टर्म होती है, ये जो सेकंड टर्म है ये हमेशा फर्स्ट टर्म का कुछ स्क्वायर होता है, क्यूब होता है या 4 टाइम्स होता है। अगर मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना, इसी टर्म में लिखना होता है हमेशा फर्स्ट टर्म में। 2 की पावर क्या हो गया 3 का मतलब क्या हो गया 8, टाइम को एज इट इज उतार दो 5, मल्टीप्लाई कर दो जो पावर आई 5 3 15 ईयर्स लगेंगे उसे। अब देखो वो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्पीड, ये स्पीड का रेशियो है किसका बाइक का और ये है कार का। अब वो क्या कह रहा है, जो एक बाइक है वो ट्रैवल करती है 160 किलोमीटर 4 घंटे में। तो देखो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अभी बात किसकी हो रही है, बाइक की हो रही है। तो बाइक का डिस्टेंस उसने कवर करा है 160 किलोमीटर कितने घंटे में 4 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 40। अगर बाइक की स्पीड 40 है, बाइक की स्पीड है 40, 4 यूनिट का मतलब 40 दिखाया तो ये कितनी हो गई 50। कार की स्पीड कितनी है 50। और हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ फार विल कार ए ट्रेवल इन 5 आवर्स, 5 घंटे में जो 5 घंटे में कार कितना ट्रैवल करेगी। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू में टाइम। तो कार की स्पीड कितनी है 50 और टाइम कितना लगेगा 5, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी 250 किलोमीटर।
अब देखिए वो क्या कह रहा है, जो एवरेज मार्क हैं 30 स्टूडेंट्स के वो कितने हैं 55, तो उनके जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे 3 5 15 1650। अब वो क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट जिसने 40 नंबर स्कोर करे तो उसे रिप्लेस कर दिया अनदर स्टूडेंट से जिसने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं 70। तो देखो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, पहले 40 था, 40 से बढ़ के 70 हो गए तो +30 हो गया। तो सम में अगर मैं +30 कर दूं तो अब ये जो इनका सम है स्कोर का वो कितना हो गया 1680। तो वो पूछ रहा है नया एवरेज कितना होगा, तो फिर अगेन डिवाइडेड बाय 30 कर दो, तो नया एवरेज कितना हो गया 3 5 15 3 6 18। अब देखो वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इस कोई ऐसा नंबर जो इन सब से डिविजिबल हो, ठीक है, और क्या करे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 9 12 15, और हर बारी क्या छोड़े, 4 रिमाइंडर छोड़े जब भी वो डिवाइड हो, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या करते हैं, पहले इन सब का क्या ले लो, एक एलसीएम ले लो। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 180, और रिमाइंडर कितना बच रहा है हर बार के अंदर, ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है 4, तो कितना आंसर रहेगा 180। एक ऐसी 184 ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड होगा और हर बारी क्या करेगा 4 रिमाइंडर छोड़ेगा। जब भी आप इसको डिवाइड करोगे, अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो भी ये 4 रिमाइंडर छोड़ेगा, आप इसे 12 से डिवाइड कर दो तो भी ये 4 रिमाइंडर छोड़ेगा, और अगर आप इसे 15 से डिवाइड करोगे तो भी ये 4 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले एलसीएम ले लो, जितना रिमाइंडर छोड़ रहा है वो उसको प्लस कर दो, तो ऐसी सबसे छोटी आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक जो शर्ट का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया 20%, तो 100 से कितना हो गया 120 हो गया। फिर से उसको क्या करा गया, इंक्रीज करा गया है 10%, तो मतलब 110% उसको बढ़ाया गया है। तो फाइनल कितना हो गया 12 इंटू में 11 132। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो 100 की चीज कितनी हो गई 132, तो इंक्रीज कितना हुआ 32%। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखो एलसीएम ले लो तो टोटल वर्क पता चल जाएगा, तो कितना हुआ टोटल वर्क 30, ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट और बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट। वो कह रहा है ए ने काम को स्टार्ट करा, 30 यूनिट वर्क था, ए ने स्टार्ट करा 3, और कितने दिन तक करा काम, तो 12 यूनिट काम निपटा दिया उसने, 18 यूनिट काम बचा। उसके बाद क्या कहता है, बी ने ज्वाइन कर लिया ए को, अब मतलब 5 की एफिशिएंसी से काम होगा, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में, तो काम कितना बचा 18 यूनिट। अब काम कितनी एफिशिएंसी से होगा 5 एफिशिएंसी से, तो काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा 3.6 डेज में। अब वो क्या कह रहा है, एक फैन है जिसका कॉस्ट प्राइस क्या है अननोन है, नहीं पता, इसका हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, उसे कॉस्ट प्राइस ही मान लेते हैं। अब जो क्या कह रहा है, रिटेलर ने उसका मार्क प्राइस, उसका अंकित मूल्य लगाया 5000 रुपये। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किसके ऊपर मिलता है, मार्क प्राइस पे या अंकित मूल्य पे, ठीक है। मार्क प्राइस बोला या हिंदी में उसे क्या बोला, अंकित मूल्य पे मिलता है, कभी भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पे नहीं मिलता है डिस्काउंट, अगर मेंशन है तो बात अलग है। अब वो क्या करता है, उसके बाद उसने क्या करा, एक डिस्काउंट दिया 20% का, डिस्काउंट 20% का दिया है तो उसको कितने की वैल्यू पे बेचा, 80% की वैल्यू पे बेचा, और उसके बाद उसे प्रॉफिट कितने का हुआ 25% का, मतलब सीपी का 125% पे वो सामान बिका। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस बताना है, सीपी का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो 25 5 25 2 50, देन 5 4 20, तो कितना हो गया कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 3200, 8 4 32 3200। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा पी, 4 साल के बाद, ठीक है ना, 4 साल के बाद वो कितना हो गया 6720, यहां तक लगे उसे 4 साल 4 years, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है N2 7680, उसके बाद कितना हो गया 7680, कितने साल में 6 साल में। अब हम गलती क्या करते हैं, यहाँ तो 4 साल लिख दिया, यहाँ पे हम उसको 6 साल लिख देंगे, नहीं टोटल 6 साल लगे, मतलब 4 साल यहाँ गुजर गए तो 2 साल यहाँ गुजरे, ठीक है ना, अब टोटल 6 साल हो गए। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो 2 साल को अगर आप कैलकुलेट करो तो उसको 2 साल कितना टाइम लगा, अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो 2 साल का जो इंटरेस्ट है उसको कितना मिल गया 960, ठीक है, ये 2 साल का है, अगेन 2 साल का, तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1920, ठीक है। तो यहां से यहां
तक पहुंचने में उसे कितना लगा 1920, तो लेस कर देंगे 1920, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। तो देखो प्रिंसिपल आपका आ गया 4800 और ये 2 साल का आपका इंटरेस्ट था, है ना, 2 साल का इंटरेस्ट बना था ना 9620, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 480, तो हमें रेट इंटरेस्ट बताना है कितना बनेगा, तो 480 4800 का कितना परसेंट है, तो आपको पता होगा ये कितना परसेंट हो गया 10%, ठीक है ना। तो बस आपको कैलकुलेट कर लेना था, मतलब 1 साल का निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना था, या जैसे भी आपको लगे कि 960 को 2 करके 1920 को माइनस कर दोगे तो वही 4800 आपका प्रिंसिपल आ गया, जो फर्स्ट आपने इन्वेस्ट करा था प्रिंसिपल। देन प्रिंसिपल के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन होता है सब कुछ अंडर रूट में, और यहाँ पे बीच में किसका साइन है प्लस का, तो इसके फैक्टर बना लो जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो, तो 3 4 12, और इसमें से वो टर्म चूज कर लो जो कैसी हो, सबसे बड़ी हो, उन दोनों में बड़ी हो। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक ड्रम है जिसके अंदर 80 लीटर क्या है प्योर एसिड है और वाटर है, ठीक है। अब देखो 90% अगर एसिड है, एसिड इस 2 में वाटर किस रेशियो में है 9:1, ठीक है ना। अगर उसके अंदर 90% एसिड है तो 1% तो क्या होगा सोल्यूशन होगा, तो 80 लीटर है तो एसिड इस 2 में वाटर किस उसके अंदर हो जाएगा, अगर मैं इसको 80 को डिवाइडेड बाय 10, एसिड 9 हो जाएगा ना, 8 9 72 और वाटर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है 8 लीटर सोल्यूशन को क्या करा गया है रिमूव करा गया है। अगर आप 8 लीटर सोल्यूशन रिमूव करोगे तो भी किस रेशियो में करोगे 9:1, ठीक है ना। तो 8 डिवाइडेड बाय 10 इनटू में एसिड कितना मतलब रिमूव हुआ 7.2 एसिड रिमूव हुआ और वाटर कितना रिमूव हुआ 0.8, ठीक है। तो अब ये कितना रह गया 64.8 और ये कितना रह गया 7.2। अब वो क्या कह रहा है उसको जो रिमूव करा गया रिप्लेस करा गया 8 लीटर प्योर वाटर से, जो अब बड़ा क्या सिर्फ वाटर बड़ा, तो ये कितना हो गया 15.2। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है व्हाट इज द न्यू परसेंटेज ऑफ एसिड इन द सोल्यूशन। अब एसिड कितना रह गया 64.8। अब देखो 8 लीटर सोल्यूशन निकाल के 8 लीटर सोल्यूशन डाला तो सोल्यूशन का जो क्वांटिटी रहा वो तो 8 ही रहा, मल्टीप्लाई बाय 100, ये डेसिमल हटाने का एक और 0, ठीक है। तो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो एसिड का अब उसके अंदर कितना परसेंटेज है 81%। अब देखिए वो क्या कह रहा है एक कॉर्ड है सर्कल की जिसकी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर की। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर, यहाँ सेंटर से देखो एक वृत्त की जीवा की लंबाई है 16 सेंटीमीटर, ये मैंने आपके लिए बता दी है। एक वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी है कितनी 6। जब भी आप सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हो तो वो कॉर्ड को क्या करती है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है रेडियस पूछा जा रहा है, त्रिज्या पूछी जा रही है। अब देखो मैं बनाती हूँ ये ऐसे 6 है, ये 8 है, ये x है, ये नहीं पता। अगर मैं इसको 2 से करूँ 2 3 जा 2 4 जा तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, मैंने 2 से कैंसिल करा है, मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से तो रेडियस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कुछ ट्रिपलेट्स जैसे 3 4 5 जो भी आपके सामने आ रहे हैं वो आप उनको याद करते चलो तो थोड़ा ईजी रहता है। अब वो क्या कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला स्फेयर, एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, उसे मेल्ट करा गया है और दोबारा बनाया गया है स्मॉल स्फेयर, मतलब जो साइज के गोले थे सपोज पहले ये साइज के थे अब छोटे करके ये साइज के स्फेयर्स बना दिए गए हैं। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट कर रहे हो, पिघला रहे हो, पिघला के दूसरा क्या बना रहे हो ऑब्जेक्ट बना रहे हो, अब वो चाहे आप स्फेयर बना रहे हो, कोन बना रहे हो, सिलेंडर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, बस आपको इतना पता होना चाहिए जो इसका वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा इसके वॉल्यूम के, दोनों का आयतन क्या होगा सेम होगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा था एक 4/3 पाई r का क्यूब था जिसको मेल्ट करा गया और छोटे स्फेयर बनाए गए, कितने बनाएगा ये नहीं पता बट उनका रेडियस हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, n बनाएगा 4/3
पाई और उनका रेडियस था पाई आर का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो कुछ भी कर लो, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने हाउ मैनी स्मॉल स्फेयर्स कैन बी क्रिएटेड, कि कितने छोटे स्फेयर्स बनाए गए थे। तो हमने n रख लिया उसका वैल्यू कि n बनाए गए हैं, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो 1 तो करोगे तो 1 ही रहेगा। तो n किसके बराबर आएगा, 27 के। 27 छोटे स्फेयर्स बनाए गए एक स्फेयर को मेल्ट करके। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सॉलिड हेमिस्फेरिकल ब्लॉक है, एक ठोस अर्धगोला है। अर्धगोला समझ में आता है, हेमिस्फेयर ऐसे वाला, ठीक है। इसको मेल्ट करा गया है और दोबारा बनाया गया है, एक सिलेंडर बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है, जिनकी रेडियस क्या है, सेम है। इसका रेडियस किसके बराबर है, इसके रेडियस के, ठीक है ना, सिलेंडर के रेडियस के बराबर है। अब वो क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, अभी पहले मैं सॉल्व करके बताती हूँ। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल्स टू में पाई आर का स्क्वायर एच। अगर आप इसे कैंसिल कर दो, ये आर का क्यूब था, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, आर बचेगा, ठीक है। तो आपका क्या आया, 2/3 आर इज इक्वल्स टू में एच। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ वो क्या कह रहा है। बेलन की जो ऊंचाई है, जो बेलन की ऊंचाई है वह अर्धगोले की त्रिज्या का कितना भाग है, तो वो त्रिज्या का कितना भाग है, 2/3, ठीक है ना। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखो जब भी आपके पास ऐसा स्क्वायर है 35 का हो या 45 का हो, तो देखो 3 से एक बड़ा टर्म क्या होता है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 = 12 और 5 5 = 25, तो ये 35 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अगर स्क्वायर करना हो, 45 का करना हो तो 4 से बड़ा एक टर्म, तो 4 5 = 20 और 5 5 = 25, ये 45 का स्क्वायर हो गया। मतलब 35 45 55 65 इसके जब स्क्वायर करने हो तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12.25 प्लस, अगर आप इसको रूट में से निकालोगे ये हो जाएगा 1.2 प्लस, ठीक है। इसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे तो माइनस है, जस्ट अ सेकेंड। ये अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आंसर विल बी 8.45। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अब आप डिनोमिनेटर देखो तो ये क्या है, a माइनस बी और दूसरा क्या है आपका a प्लस बी। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर की, ठीक है ना। अगर नीचे का आप डिनोमिनेटर को क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आप √5 का स्क्वायर करोगे तो √5 इंटू में √5 क्या बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है ना। तो 5 माइनस और 2 2 = 4, 5 - 4 डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 आ गया। और न्यूमरेटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, √5 + 2 प्लस में √5 - 2, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या रह जाएगा, देखो ये है, यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है, 1 है, तो 2 √5, जैसे हम करते हैं ना x प्लस में x तो क्या हो जाता है, ये 2x, ये कुछ इसी तरह से चलता है √5। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक लाइन है जो पास करती है ये पॉइंट से, ये है x1 और ये है हमारे पास y1 दूसरा पॉइंट, और उसका स्लोप है -1। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से करते हैं। तो हमें लाइन का इक्वेशन बताना है। तो लाइन का इक्वेशन कैसे बनता है, y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में m, x माइनस में x1। बस वैल्यू पुट कर देते हैं। y नहीं है हमारे पास, y माइनस में 7 इज इक्वल्स टू में m कितना है, -1, x माइनस में x1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y माइनस का 7 इज इक्वल्स टू में माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 5, तो y इज इक्वल्स टू में माइनस का x। अब ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 7 5 12, तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू में -x प्लस का 12। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है और उसका जो हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, d इज इक्वल्स टू में b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास a क्या है, x के साथ का जो कोफिशिएंट है, a है हमारे पास 1, b है हमारे पास ये वाले के साथ जो कोफिशिएंट है k,
और c है हमारा कांस्टेंट 16। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, b का स्क्वायर माइनस का 4a और ये c, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस का 64। अब ये क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, तो k की वैल्यू बड़ी रहेगी किससे, 8 से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये एक बेसिक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी ये होती है, और एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, जब भी कुछ ऐसी टर्म्स होती है ना, हमेशा इनको, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, हमेशा उसको साइन और कॉस की टर्म में अगर आप उसे ब्रेक करना सीख जाओगे तो ये इजीली हो जाते हैं। अब देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी मैं इसी को सॉल्व कर रही हूँ। अब देखो, सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में ना लिखूं तो यहां से हटा के अगर मैं इधर लिखूं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जो ये इतनी टर्म है इसे सॉल्व करो तो आपको क्या मिल गया, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस, माइनस में टेन थीटा होता है साइन बाय कॉस। ठीक है, ये न्यूमरेटर के लिए लिखा, डिनोमिनेटर के लिए भी ये 1 बाय कॉस माइनस में साइन बाय कॉस। कॉस एलसीएम में आ गया तो न्यूमरेटर बन गया 1 माइनस साइन अपॉन में 1, नीचे पे तो प्लस है, 1 प्लस साइन और ये कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस साइन अपॉन में 1 प्लस साइन, मल्टीप्लाई में क्या है, हमारी इस टर्म का वैल्यू आया था टेन स्क्वायर, तो न्यूमरेटर बन गया 1 माइनस साइन इनटू में टेन स्क्वायर और डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन टेन स्क्वायर। देखो आंसर यही है, टेन स्क्वायर 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन। अब देखिए, साइन थीटा दे रखा है, अब आपको पता होना चाहिए साइन क्या होता है, यही होता है 7 बाय 25। अगर ये 25 है तो ये क्या हो जाएगा, 24। ट्रिपलेट होता है 25, 24 और 7। तो हमसे कॉस स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो कॉस क्या होता है, ये दोनों टर्म, 24 बाय 25 का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 576 अपॉन में 625। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ऐसे बना देते हैं ABC, जिसके अंदर वो क्या कहता है, राइट एंगल एट B, यहाँ पे B है, और टेन थीटा कितना है, 1। टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा क्या हो, 45 डिग्री हो। अब देखो, ये 90 डिग्री है, ये कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, मतलब जो हमें A का वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे A होना चाहिए, A यहाँ पे C, जो A का वैल्यू है हमें पता चल गया कितना है, A का वैल्यू 45 डिग्री। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन A कॉस A। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2A का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला है, फिर नीचे लिख देती हूँ, साइन 2A। A हमारे पास कितना है, 45 डिग्री, तो 2A कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो साइन 90 डिग्री का हमसे वैल्यू पूछा गया, और साइन 90 डिग्री पे कितना होता है, 1। सो आज की वीडियो में मैंने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट ये है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस है, तो मेरे पास फर्स्ट शिफ्ट का कोई PDF अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।